हेलो, गुड डे। इसके पहले हम लोग मैटर वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, ए वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल मूविंग पार्टिकल इज नोन एज मैटर वेव। और इस मैटर वेव के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है उसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए एनालॉजी के आधार पर फोटॉन की मदद से, फोटॉन के इक्वेशन की सहायता से हम लोगों ने वेवलेंथ के लिए एक्सप्रेशन लिखा था। अब इस वेवलेंथ के क्रम में डिफरेंट एक्सप्रेशंस, मेन एक्सप्रेशन वही होता है जो हम लोग विचार जिस पर कर चुके हैं, उसी से डेराइव्ड और अन्य इक्वेशंस होते हैं जिनको विभिन्न परिस्थितियों में वेवलेंथ की गणना करने के लिए मैटर वेव की हम प्रयोग में ला सकते हैं। और ये एक्सप्रेशंस जो हैं उनके बारे में आज विचार करें। एक्सप्रेशंस ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, इनको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। और उसके लिए डिफरेंट एक्सप्रेशंस क्या हैं उनके बारे में हम विचार करेंगे। आवश्यकता क्यों पड़ी डिफरेंट एक्सप्रेशंस की, तो मैं फिर बता दूं आपको कि मेन एक्सप्रेशन जो है वही है जिसके बारे में ऑलरेडी हम विचार कर चुके हैं, लेकिन इस एक्सप्रेशन को विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से लिखा जा सकता है। न्यूमेरिकल यदि उन परिस्थितियों के अनुसार आता है तो उन एक्सप्रेशंस को प्रयोग करते हुए डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव की कितनी वेवलेंथ की वैल्यू आएगी इसकी गणना की जा सकती है। तो पहला एक्सप्रेशन है जिसको ऑलरेडी हम विचार कर चुके हैं, लैम्डा द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, it is equal to h by p. H is the Planck's constant and p is the momentum of the moving particle. Say this is equation number 1. This we have already discussed. p की वैल्यू 0 है, मतलब वस्तु रुका हुआ है। v is equal to 0, the momentum will obviously be equal to 0. मोमेंटम यदि 0 है तो 0 से आप भाग दोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। एन इनफाइनाइट वेवलेंथ को हम नाप नहीं सकते। सो रुके हुए वस्तुओं के साथ वेवलेंथ के औचित्य को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के औचित्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, नहीं एग्जिस्ट करता है। केवल चलते हुए मटेरियल पार्टिकल के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ आता है, तो वस्तु का चलना आवश्यक है। इसी एक्सप्रेशन को फिर ऐसा हम लिखते हैं, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h, द प्लैंक्स कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय p। m मास है मटेरियल का एंड v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो p इज इक्वल टू mv। m is the mass of the moving particle and v the velocity with which the particle is moving। m पार्टिकल का मास है और v उसकी गति है जिससे वो चल रहा है, तो p की वैल्यू mv के बराबर हो जाएगी। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 की तरह भी लिख सकते हैं, और इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल आपका आता है कि मोमेंटम दिया हुआ है, न मास पता है न वेलोसिटी पता है, तो इसके इक्वेशन नंबर 1 का पता प्रयोग करिए। यदि वस्तु का मास भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, तो इक्वेशन नंबर 2 का प्रयोग करिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए। दोनों एक्सप्रेशन एक ही हैं, लेकिन विभिन्न तरह की परिस्थितियों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, इसको एनर्जी के टर्म में लिखा जा सकता है, द काइनेटिक एनर्जी, क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी, नॉट रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी नहीं। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी यूनिट फर्स्ट में आपने पढ़ा है, यह mc² माइनस m0c² के बराबर होता है, तो वो नहीं। हम कन्वेंशनल क्लासिकल
काइनेटिक एनर्जी के बारे में विचार कर रहे हैं और इसके लिए एक्सप्रेशन आप जानते हो, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड वी इज द वेलोसिटी विथ विच यह चल रहा है। तो ये हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और यूनिट फर्स्ट में आपको याद होगा कि हम लोगों ने ये भी देखा था कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन है that gets converted into the conventional kinetic energy कब? in the cases when V is very very less than C। तो ये कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, m का भाग दे दीजिए तो 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर एंड 1/2 m से गुणा करिए, m का भाग दे दीजिए, ठीक। एम बी इज द मोमेंटम, स्क्वायर दोनों का है, सो दिस इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m। ऑब्वियस। कन्वेंशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा की वैल्यू m से डिवाइड किया, m से भाग दिया, m से डिवाइड किया, m से गुणा किया, तो m स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू 1/2m। m स्क्वायर वी स्क्वायर इज द मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, या मोमेंटम की वैल्यू लिखी जा सकती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लिया, रूट 2m ई के स्क्वायर रूट 2m ई के। तो वस्तु यदि चल रही है, स्लो मूविंग पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी इसकी दी हुई है, मास दिया हुआ है, अब वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो मोमेंटम की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। इस मोमेंटम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाए तो एक एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, द de Broglie wavelength lambda it is equal to Planck's constant divided by p is square root 2m e k। so this is equation number 3। कब प्रयोग करेंगे इक्वेशन नंबर 3 का de Broglie wavelength निकालने के लिए? मास ऑफ द पार्टिकल दिया रहेगा m और उससे रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है वो दी रहेगी, तो इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे वस्तु की वेलोसिटी बहुत बहुत कम है लेकिन चल रही है, v इज इक्वल टू 0 नहीं। चौथा एक्सप्रेशन लिख लीजिए, देयर इज ए चार्ज q, a charge q moving with the has been made to move by applying a voltage v। q चार्ज है, v वोल्ट लगा दिया गया तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, चलना शुरू कर दिया, इट विल बी एक्सेलरेटेड। सो एक चार्ज है और चार्ज के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस v आपने लगा दिया, करस्पॉन्डिंग चार्ज एक फोर्स ही रियलाइज करेगा और चार्ज चलना शुरू कर देगा। चार्ज में एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और यह काइनेटिक एनर्जी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है, ई के इट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। मैं पुनः बता दूं, क्यू इज द चार्ज, एक चार्ज है क्यू, वैल्यू है उसकी। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है ये आपको मालूम है, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। समझ में आया? एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी का दूना, मास से कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, कुछ हो सकता है जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आपने निकाल लिया Q और V वोल्ट से उसको एक्सेलरेट कर दिया। 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 इलेक्ट्रोड के बीच में प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयन है, V वोल्ट आपने लगा दिया, तो V वोल्ट लगाएंगे तो V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी, चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो एक फोर्स लगेगा, चार्ज चलना शुरू कर देगा। और ऐसी स्थिति में हम जानते हैं
इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं डिटेल में। ई के की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यू इंटू बी, और ई के की वैल्यू पता चल गई। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, तो लैम्डा विल कम आउट टू बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय रूट टू एम क्यू वी। से इक्वेशन नंबर 4, यदि कोई चार्ज क्यू है, v वोल्ट से एक्सेलरेट कराया गया, उस चार्ज का मास है m, ये दिया हुआ है पैरामीटर। आपसे पूछा जाए कि बताइए चार्ज के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होगा उसकी वैल्यू कितनी है, तो आप इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करोगे और इसकी सहायता से डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू निकाली जा सकती है। सो दीज आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एक और पांचवा, कोई गैस है, टी टेम्परेचर पर रखा हुआ है, एब्सोल्यूट कैपिटल टी, इट हैज बीन केप्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ कैपिटल टी, एब्सोल्यूट टी केल्विन पर रखा हुआ है, और टेम्परेचर यदि बढ़ाएं तो वेलोसिटी बढ़ती हुई चली जाएगी, ये जानते हो। टेम्परेचर घटाते जाओ तो वेलोसिटी घटती हुई चली जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बदलने लगेगी। और इस तरह से यदि टी टेम्परेचर पर आपने रख रखा है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप जानते हो, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है। द एनर्जी associated per degree of freedom is half kT. K is the Boltzmann constant and T absolute temperature. और कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन जनरल, इफ इट इज ए मोनोएटॉमिक गैस, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग चल सकता है, जेड एक्सिस के लॉन्ग चल सकता है, तो 3/2 kT कुल वैल्यू होगी एनर्जी की, थर्मल एनर्जी की। तो इसको हम ई के की वैल्यू 3/2 kT आ जाएगा। ठीक, मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पर वस्तु को रखा हुआ है, गैस को रखा हुआ है। तो गैस के साथ जितनी एनर्जी लिंक्ड होगी, थर्मल एनर्जी, उष्मीय ऊर्जा जितनी लिंक्ड होगी, उसकी वैल्यू 3/2 kT आएगी। K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये ई के बराबर होगी। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फिर ई के एक्सप्रेशन में यहाँ, तो फिर एक एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई रूट टू एम ई के, and E k is 3/2 kT. 3/2 kT, 2 cancels. So we get lambda is equal to h by square root 3m kT. से इक्वेशन नंबर 5, ये पांचवा एक्सप्रेशन प्राप्त हो गया। एक गैस है, मास है उसका m, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर रखा हुआ है, यह दिया है, मास है उसका m, वेलोसिटी नहीं पता है लेकिन टेम्परेचर दिया हुआ है। तो टेम्परेचर यदि दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो 273 उसमें जोड़ लेंगे, एब्सोल्यूट में वो टेम्परेचर आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, एच जानते ही हो, 3m मास ऑफ द गैस दिया रहेगा, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू जानते हो ना, 1.34 इंटू 10⁻18, ये वैल्यू होती है। पेपर में आपके दिया भी रहता है फिजिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू, वहां से देख सकते हो, एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो कितना डी ब्रॉगली वेवलेंथ संबंधित होगा इस तरह के गैस के साथ, उसकी वैल्यू इस इक्वेशन के साथ निकाल सकते हो। एक छठवां कर सकते हो, वेलोसिटी इज वेरी लार्ज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट,
बट लेस देन सी। ये यूनिट फर्स्ट में देख चुके हो कि कोई भी वस्तु सी की गति से नहीं चल सकती। तो v इज लेस देन, स्लाइटली लेस देन c, 0.1 c, 0.5 c, c बाई 25 या इस तरह का है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो मास वेरिएबल हो जाता है। और मास के लिए एक्सप्रेशन आप जानते हो, m इज इक्वल टू द मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय m0। m0 को क्या कहते हैं? इज द रेस्ट मास, m0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ चुके हो। वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। m0 इज द रेस्ट मास जब वस्तु स्थिर होगी या बहुत लो वेलोसिटी से चल रही होगी। तो ये m0, बस खड़ी है, बस चल रही है, लेकिन चलते समय बस की वेलोसिटी इज वेरी वेरी लेस देन c। तो बस का वह मास जब v वेलोसिटी से चलने लगे कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसमें इस एक्सप्रेशन द्वारा दी जाएगी। m की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए से इक्वेशन नंबर 2 में। तो लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h, ये चला जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m की जगह पर आ जाएगा m0 एंड v इज द वेलोसिटी विथ विच इट मूविंग। एक वस्तु है m0 जिसका रेस्ट मास है, v वेलोसिटी से चल रहा है विच इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो बताइए उसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना एसोसिएटेड होगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए इक्वेशन नंबर 6 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ को, जिसके लिए विभिन्न परिस्थितियों में इन इक्वेशंस का प्रयोग किया जा सकता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू निकालने के लिए। एक एक्सप्रेशन और मैं आपको बता दूं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये शुरू के एक्सप्रेशन से इनका प्रयोग किया जाएगा, इसलिए मैंने बीच वाले को रब किया। एक इलेक्ट्रॉन है, से केस नंबर 7, एक इलेक्ट्रॉन है, V वोल्टेज लगा करके इसको एक्सेलरेट किया गया, जैसे ये मिटा दिया उसको। Q चार्ज था, V पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट कराया गया। तो बताइए कि कितना वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, स्पेसिफिक हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Q आर्बिट्रेरी था, 3 चार्ज हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकता है। Q इज ए चार्ज, 1 माइक्रोकूलम हो सकता है, और V वोल्ट से उसको एक्सीलरेट कराया, तो उसके लिए एक्सप्रेशन आपने निकाला था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी EV। ये इट विल बी क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वहाँ QV आपने किया था, यहाँ पर EV। क्या अंतर है दोनों में? Q is the charge which can be 1 microcoulomb, 5 microcoulomb, 10 microcoulomb, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली इट इज एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। V वोल्ट से इसको एक्सेलरेट किया, तो डायरेक्टली उसी एक्सप्रेशन में रख करके हम लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हम फिर इसको एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। EV एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और हाफ mv स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू QV या EV हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, इट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m से भाग दे दीजिए 2m, m का गुणा करिए तो m स्क्वायर v स्क्वायर p स्क्वायर आ जाएगा, या फिर p की वैल्यू आ जाएगी √2m EK इज EV, तो EV यहां से हो भी गया,
P स्क्वायर रूट 2m EV। देखो यहां से भी आ गया, EK इज इक्वल टू EV, डायरेक्टली आ गया। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट करेंगे P की जगह पर, तो ये आ गया लैम्डा इज इक्वल टू H बाई P की जगह पर ये आ गया, इसका प्रयोग कर दिया √2 MEV। ये एक्सप्रेशन मिल गया सही इक्वेशन नंबर 7। M is the mass of the electron, E is the charge of the electron and V is the potential जिसके द्वारा इसको त्वरित किया गया, एक्सेलरेट किया गया। V is the potential applied, E is the charge of the electron, वैल्यू कितनी हुई 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, and M is the mass of the electron, कितना मास हुआ 9.1 into 10 to the power minus 31 किलोग्राम। ये रख कर दो कांस्टेंट है, आप लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब ये सब कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, दो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इस सब की वैल्यू को रख दिया जाए तो लैम्डा की वैल्यू आती है 12.28। कैलकुलेट कर दिया। लेकिन V आप वेरी कर सकते हो, तो V को वैल्यू नहीं रखी गई, ये तो दी जाएगी स्क्वायर रूट V। वैल्यू किसकी रखी गई H 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। दो का रखा, M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताया आपको, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सब रख दिया, कैलकुलेट किया तो लैम्डा की वैल्यू इतनी आती है, लेकिन इकाई यहाँ आ जाती है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, यहाँ गुणक आता है और लैम्डा की वैल्यू मीटर में निकलेगी। एंगस्ट्रॉम में यदि लिखने की कोशिश करें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 12.28 इंटू 12.28 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट V एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेसिफिकली यदि आ जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना है, इलेक्ट्रॉन को इतने बोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, तो बताइए उसका वेवलेंथ कितना आएगा। तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के लिए यदि है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन ओनली वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन, किसी दूसरे चार्ज के लिए नहीं, प्रोटॉन के लिए भी ये नहीं, क्योंकि प्रोटॉन का मास दूसरा है, ठीक है ना। 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 mass of the proton 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए रखा गया, मास के जगह पर आपने रखा है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, तब ये इतना आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस एक्सप्रेशन का प्रयोग जहाँ चाहिए वहाँ नहीं लगा देंगे। दिस इज वैलिड ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, 100 वोल्ट से उसको एक्सेलरेट कराया गया, प्रश्न ऐसा आ जाए, एन इलेक्ट्रॉन हैज बीन एक्सीलरेटेड, देखिए हैज बीन एक्सीलरेटेड यूजिंग a potential difference of using a potential difference of 100 वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए हैज बीन एक्सेलरेटेड यूजिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, V की वैल्यू 100 वोल्ट दिया हुआ है, लैम्डा कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट
the wavelength, find out the de Broglie wavelength, स्पष्ट और लिख लीजिए, de Broglie wavelength associated with the electron. ये प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन है, 100 वोल्ट से एक्सीलरेट कराया गया, तो बताइए उसके साथ de Broglie वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ कितनी आएगी। तो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन है, v की वैल्यू 100 वोल्ट दी है, तो इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 8, अब ये 8 तो यहां नहीं लिखेंगे, यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। अब जनरल आप वो लगा रहे हो ना न्यूमेरिकल, तो 8 से नहीं मतलब, ये तो डिफरेंट इक्वेशंस आपको मिले हुए। यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इज इक्वल टू 12.28 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट v इन एंगस्ट्रॉम। तो v की वैल्यू कितना रखेंगे, 100 वोल्ट। v की जगह पर 100 वोल्ट रख दीजिए, तो 12.28 बाय स्क्वायर रूट 100, द आंसर विल कम इन एंगस्ट्रॉम। आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आएगा, 10। 12.28 में 10 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1.228 एंगस्ट्रॉम। 10 से भाग देना है ना, तो एक और बाईं तरफ से रख जाएगा, तो 1.228 एंगस्ट्रॉम इज द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ associated with such an electron. So this is the answer. और इसको सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 8 से सहायता से आपने कैलकुलेट कर लिया। इम्तहान में पूछा जाए तो उसको तो 8, 7, 6 इक्वेशंस जो हैं ये आपका अपना इक्वेशन है। जनरल एक्सप्रेशन का प्रयोग करिए, तो यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन को आपने लिख लिया, v की वैल्यू 100 आपने रखा, तो 1.228 एंगस्ट्रॉम आएगा। और अब यह यह जो 1.228 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, यह एक्सरेज रेंज में लाई करेगा। एक्सरे की वेवलेंथ है, एक्सरे की वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ जो होती है, एक्सरे की वेवलेंथ कहलाती है। वेवलेंथ कम होता है तो हार्ड एक्सरे कहलाती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो सॉफ्ट एक्सरेज कहलाती है। एक्सरेज के बारे में आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा होगा। तो ये ऐसा वेवलेंथ है जिसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इसलिए देखो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि मैटर वेव की जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी, मैटर वेव की बारे में जो हमने कल्पना की थी, वह मैटर वेव केवल कल्पना की बात नहीं है, केवल सोच की बात नहीं है। मैटर वेव डज एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस आल्सो। एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। यह एक्सरे की वेवलेंथ है और एक्सपेरिमेंट किए गए, इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सलेट कराया गया, तो करस्पॉन्डिंगली जो वेवलेंथ पाई गई, जो इमिट होती है, जो निकलती है, वो एक्सरेज की वेवलेंथ और यही वैल्यू की 1.228 एंगस्ट्रॉम की मिलती है। वोल्टेज 200 कर दीजिए, वेवलेंथ और कम आएगा। वोल्टेज 50 कर दीजिए तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा। और ये सारी की सारी एक्सरेज की वेवलेंथ है, और ये एक्सरेज की वेवलेंथ इन प्रैक्टिस कैन बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। तो इसलिए मैटर वेव का वजूद है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई की जा सकती है, एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है। किन परिस्थितियों में नापा जा सकता है, एक तो ये स्पष्ट है, लेकिन फिर बाद में ये देखा गया कि जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, जिनको हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज कहते हैं, उनके साथ मैटर वेव के साथ जो वेवलेंथ की वैल्यू आती है वो बहुत बहुत कम आती है।
प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होती है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन जो क्वांटाइज्ड पार्टिकल होती हैं, क्वांटाइज्ड पार्टिकल जिनको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहते हैं, कौन से हैं? मैंने बताया भी है आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, अल्फा पार्टिकल, या इस तरह के जो पार्टिकल हैं, उनके साथ जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वह इस तरह के पार्टिकल जब चलना शुरू करते हैं, चाहे पोटेंशियल लगा करके, चाहे फोर्स लगा करके, जब इस तरह के पार्टिकल चलना शुरू करते हैं तो उनके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, और इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम स्पष्टतः एक्सपेरिमेंटली नाप सकते हैं और इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ को रियलाइज किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कब हम रियलाइज करते हैं, आपसे यही पूछा जाए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ओनली रियलाइज्ड in practice, can be determined experimentally for microscopic particles. It can never be observed with macroscopic particles. और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स किनको कहते हैं? जो बड़ी वस्तुएं हैं, चाक, डस्टर, बस, हवाई जहाज, इस तरह की जो पार्टिकल आती हैं, इवन डस्ट पार्टिकल, दे आर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल केवल होती हैं जो क्वांटाइज्ड पार्टिकल होती हैं, जो एटॉमिक स्टैंडर्ड की होती है, उसके डोमेन की होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, 2-4 एटम मिल जाए तो मॉलिक्यूल, अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का एटम, ये सब ऐसी स्थितियां हैं जिनमें कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है। तो दो तरह के पार्टिकल हो गए जिसको हमने बांटा पार्टिकल को, एक मैक्रोस्कोपिक बॉडीज जिसको हम क्लासिकल बॉडीज भी कहते हैं, डस्ट पार्टिकल भी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती है और बड़ी तो है ही, सूरज, चांद, पंखा, ये सब तो बड़ी है ही है, बस, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, ये सब बड़ी वस्तुएं हैं। इवन डस्ट पार्टिकल इज आल्सो ए बड़ी वस्तु, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्लासिकल पार्टिकल ये कहलाती है। और माइक्रोस्कोपिक कौन है? जो अत्यंत सूक्ष्म होती है और सूक्ष्मतर होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे होती हैं, उस तरह जो क्वांटाइज्ड पार्टिकल कहलाती हैं, उसको हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सके, या उससे अभी तो देखा नहीं जा चुका है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बड़े मॉलिक्यूल को केवल देखा जा चुका है, अभी एटम को हम लोग देखने में सफलता प्राप्त नहीं की है। इलेक्ट्रॉन की तो बात ही दीगर है, अभी एटम ही नहीं देख पाए हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से देख पाएंगे। लेकिन इस तरह की बॉडीज को माइक्रोस्कोपिक बॉडीज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम आदि को माइक्रोस्कोपिक और शेष को मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट केवल लागू होता है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए। भूल जाए माइक्रोस्कोपिक, नाम न याद आए, बड़ा आसान है जी, जो माइक्रोस्कोप से देखने के तुल्य हो, के लायक हो, तो उसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इनसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, इसको रियलाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी वस्तुओं के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वजूद नहीं होता है। और यही कारण है कि डी ब्रॉगली ने 1924 में कंसेप्ट दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में, मैटर वेव के बारे में। उसके पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पहले हमारे डे टू डे लाइफ में कोई ऐसी घटना घटित हो ही नहीं रही थी कि हम उसको ऑब्जर्व कर सकें, हम उसे देख सकें या उसके बारे में विचार करें। सो
दिस इज ऑल फॉर टुडे। ध्यान रखिएगा, मैटर वेव इज एसोसिएटेड ओनली विद द क्वांटाइज्ड पार्टिकल, द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बिगर वस्तुओं के साथ मैटर वेव लिंक्ड नहीं होता है, सूक्ष्मतर बॉडीज के साथ मैटर वेव लिंक्ड होता है, एक्सपेरिमेंटली रियलाइज किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।